नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने देखा अपनी वीडियो के माध्यम से कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके की ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट करना है और जब आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से या एजेंट से या प्रॉपर्टी डीलरों से बात करनी है ताकि आप अपने और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर कर सके, सेव कर सके। दोस्तों, मुझसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बनने वाले विला प्लॉट्स या जो प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं गाँव के अंदर ज़मीनों को काट काट कर, क्या उन पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ होगा या नहीं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोजेक्ट्स के नाम देकर या बिल्डर्स के नाम प्रोवाइड करके मुझसे सवाल पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं पर्सनली किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी राय नहीं दे सकता। तो उन लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आज की वीडियो वो पूरी एंड तक देखें, शायद उनके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि उन लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी भी चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सभी लोगों से निवेदन है, जो भी नए हैं हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दूसरों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने फ्री होल्ड पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और प्लस इनडायरेक्टली मैंने बताया भी है कि किस तरीके की ज़मीनों पर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है जब भी आप फ्री होल्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे विला के रूप में, चाहे प्लॉट्स के रूप में, चाहे बिल्डर फ्लैट्स के रूप में। बट शायद आप लोगों ने इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स को नहीं समझ पाए या कनेक्ट नहीं कर पाए और जिसकी वजह से आप बार बार मुझसे वही सवाल पूछते हैं जिसका आंसर मैं दे चुका हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो आपको आंसर्स आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि जो विला प्लॉट्स हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, जो आप लोगों के सवाल रहे हैं उस पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके की ज़मीनों को के ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है और उसमें मैंने जिक्र किया था आबादी क्षेत्र के ज़मीनों के ऊपर भी, कि आबादी क्षेत्र की ज़मीनों को छोड़कर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम लोग आबादी क्षेत्र की ज़मीनों के ऊपर ही बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था, गांव के अंदर कई तरीके की ज़मीनें होती हैं। कृषि योग्य ज़मीनें होती हैं, जो बंजर ज़मीनें होती हैं, कुछ आबादी क्षेत्र की ज़मीनें होती हैं, कुछ लाल डोरे की ज़मीन होती हैं, कुछ तालाब के लिए ज़मीनें दी जाती है। तो इस तरीके से बहुत तरीके की ज़मीनें गाँव वालों को दिया जाता है, यानी ग्राम पंचायत को प्रोवाइड किया जाता है। और ग्राम पंचायत जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है गांव के अंदर, उसके हिसाब से उन ज़मीनों के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को लगाती है। चाहे अगर गांव की रिक्वायरमेंट है एक हॉस्पिटल या अस्पताल बनाने का, तो वो उसके लिए भी ज़मीन अलॉट कर सकती है। अगर उसको चारागाह बनाना है जानवरों के लिए या फिर एनिमल शेल्टर बनाने हैं जानवरों के लिए, तो वो उसके लिए भी ज़मीन दे सकती है। उसके अलावा चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो या क्रीड़ा स्थल यानी कि स्पोर्ट्स सेंटर भी अगर उन लोगों को बनाना हो, तो वो अपनी उन ज़मीनों को इस्तेमाल कर सकती है एज पर द गवर्नमेंट। इन शॉर्ट अगर समझे तो गवर्नमेंट ने अलॉट किए गए हैं ग्राम पंचायत को बहुत सारी जमीनों के हिस्से, ताकि वो अलग अलग अपने गांव वालों के यूजेस के हिसाब से या गांव वालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन जमीनों का इस्तेमाल कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं आबादी क्षेत्र की जमीन के बारे में। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आबादी मीन्स जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती है तो पटवारी या ग्राम सभा अलॉट करता है गांव वालों को ज़मीनों के टुकड़े, क्योंकि परिवार जब बढ़ता है तो उसके रहने के लिए दूसरा मकान या सेम मकान या जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो ग्राम सभा उसमें निर्धारित करता है और जगह की अलॉटमेंट गांव वालों को प्रोवाइड करता है जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये जो ज़मीनें होती हैं आबादी की, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं आबादी को बढ़ाने के लिए, आबादी के लिए। तो जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती है तो पटवारी, ग्राम सभा और एमसीडी के साथ मिलकर, लिखा पढ़ी के साथ, इन ज़मीनों के अलॉटमेंट उस घर या उस परिवार या उस गांव वालों को प्रोवाइड किया जाता है जो अपनी रिक्वायरमेंट डालती है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, आई नीड मोर स्पेस। तो दोस्तों, इस तरीके की ज़मीनों के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है और आप सही से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई ज़रूर करवाएं पटवारी पे जाकर या ग्राम सभा के ऑफिस में जाकर या फिर एमसीडी के ऑफिस में जाकर बाकायदा उन ज़मीनों के बारे में, उस खसरा नंबर के बारे में पता करें और सेफ अगर है तो आप अपना दिमाग लगाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर जांच पड़ताल
करें। दोस्तों अगर मैं बात करूं, कुछ जगहों पर इन जमीनों के ऊपर रजिस्ट्री स्टार्ट कर दी गई है, कुछ जगहों पर आज भी ट्रांसफर सिस्टम चलता है जो जीपीए होता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था किसान कोटा की जमीन का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो ये जरूर जांच पड़ताल कर लें कि वो जीपीए के ऊपर आप लोगों को ट्रांसफर देने वाले हैं या फिर रजिस्ट्री प्रॉपर होने वाली है, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो आप लोगों के सवाल रहे हैं कि क्या गांव के अंदर बसने वाले विला प्लॉट्स या प्लॉट्स जो काटे जा रहे हैं इन प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के द्वारा या फिर किसी भी एजेंट के द्वारा इन गांव के अंदर, तो अगर वो आबादी क्षेत्र के अंदर है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका खसरा नंबर वो आबादी क्षेत्र में नहीं दिखा रहा आपकी रिसर्च के बाद, तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे और इन बिल्डर से बात करेंगे तो सभी लोग आप लोगों को आबादी क्षेत्र की ज़मीनों के बारे में ही बताएंगे कि हमारा जो प्लॉटिंग हो रहा है या हमारा जो विला बन रहा है या हमारी जो फ्लैट्स बन रहे हैं वो आबादी क्षेत्र की ज़मीनों के ऊपर बन रहे हैं। बट आप अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि ज़मीन का जो हिस्सा है वो लिमिटेड है, और जो बिल्डर हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है या जो प्लॉट्स काटे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं एज पर द लिमिटेशन। तो अब आप समझ सकते हैं कईयों की आबादी क्षेत्र में हो सकती है और कई लोगों की आबादी क्षेत्र में नहीं हो सकते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 2-3 महीने पहले बुलडोजर चला था तिलपत्ता चौक के आसपास कुछ उन लोकेशंस पे जहां पर प्लॉट्स काटे जा रहे थे आबादी क्षेत्र का बोलकर। बहुत सारे जमीनों के हिस्सों पर बुलडोजर नहीं चला था बिकॉज वो एक्चुअल में आबादी क्षेत्र के अंदर थे। तो दोस्तों ये आप लोगों को ही रिसर्च करना है कि आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी लोकेशन के अंदर, खासकर गाँव के अंदर, तो वो आबादी क्षेत्र के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, इसके बारे में जरूर आप जांच पड़ताल कर ले। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो इनडायरेक्ट मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज सारी वीडियोस मेरी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि आप लोगों के जो सवाल होते हैं उसमें मैक्सिमम आंसर्स आपको मिल सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फर्दर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और गांव वाली जमीनों के अंदर जब प्लॉटिंग हो रही होती है और आपको लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। मेरी पिछली वीडियोस भी जरूर देखिएगा फ्री होल्ड से रिलेटेड और किसान कोटा से रिलेटेड, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इन तरीके की जमीनों पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, ये आप निर्णय ले सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो दूसरों तक जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपना प्यार यूं ही मुझ पर बनाए रखें। धन्यवाद।